यह महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में जब पिछली बार 2019 में चुनाव हुए थे, तब वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। उद्धव ठाकरे ने तब पाला बदल लिया था, वो कांग्रेस के साथ चले गए थे और कांग्रेस और एनसीपी को मिलकर सरकार बनी थी। तो उसके बाद दोनों ही दलों में फूट करा दी। आरोप है कि बीजेपी ने जो है एनसीपी में भी फूट हो गई और शिवसेना में भी हो गई, और अब एक महायुति की सरकार चल रही है और महाविकास अघाड़ी अपनी जगह पे। तो बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र का चुनाव, और दिलचस्प इसलिए भी हो गया है कि 2024 में जो नतीजे आए थे और उसके हिसाब से अभी अपर हैंड पे महाविकास अघाड़ी है, क्योंकि इनका अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से जो देखा जाए तो 153 सीटों पर इनका प्रभाव है, यानी कांग्रेस सबसे नंबर 1 की पार्टी लोकसभा चुनाव के हिसाब से है वहां पर। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो फैक्शन है उसकी 57 सीटों पर उसकी अच्छी मौजूदगी देखी गई 2024 के चुनाव के मुताबिक। एनसीपी का जो शरद पवार वाला गुट है वो 33 यानी तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ये जो आंकड़े हैं 24 के, उसके हिसाब से अब इन दलों के बीच में उसी तरह से सीटों का बंटवारे को लेकर एक गहमागहमी चल रही है, वो जल्दी सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग यही है वहां पर कि दो गठबंधनों के बीच में ये चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। दूसरे नंबर की पार्टी वहां पर उस समय शिवसेना थी और वो उनके साथ थी, लेकिन शिवसेना ने जब मुख्यमंत्री का सवाल उठा दिया था तब वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको माना नहीं, और आखिरकार जो वो फिर सरकार जो है वो उन्होंने बना ली कांग्रेस के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर। तो इस तरह से वहां एक दिलचस्प तस्वीर इस बार निकल कर आ रही है महाराष्ट्र का चुनाव। और हम अब जानेंगे दीपक जी से कि चूंकि झारखंड के बारे में बड़ी उनकी गहरी जानकारी है, तो दीपक जी अभी झारखंड में भी देखिए किस तरह से राजनीति वहां बदला बदली हो गई है। खासतौर पर चंपई सोरेन के पाला बदलने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि वो एक खास क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, और उसके बाद वैसे भी भारतीय जनता पार्टी चूंकि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए चाहेगी कि झारखंड में उनकी सरकार बन जाए। उन्होंने इसके लिए मोहरे भी बिछाए हुए हैं। उसके लिए केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज चौहान को वहां पर इंचार्ज बनाया गया है। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री भी वहां पर निगरानी कर रहे हैं। तो झारखंड में कैसा चुनाव इस बार रहने वाला? उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी लगाया हुआ है बीजेपी ने, जी तो बहुत जी जी, तीन तरफ से घेर रहे हो। हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री चूंकि वो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो तमाम आदिवासी लीडर्स को जो है उन्होंने एक तरह से वहां झारखंड में लगा रखा है किसी न किसी रूप में, कि वो आदिवासी वोटर को प्रभावित करें। तो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये झारखंड का चुनाव बीजेपी के लिहाज से? चूंकि देखिए यहाँ भी वही स्थिति है। महाराष्ट्र में बीजेपी परसेप्शन के हिसाब से कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव का नतीजा एक नजीर के तौर पर उनके सामने है। दूसरा, झारखंड मजबूत इसलिए माना जा रहा है कि झारखंड में उन्होंने कुछ करेक्शंस करने की कोशिश की है, और एक चंपई सोरेन मतलब सत्ताधारी पार्टी में सेंध लगा दी है ना? तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। झारखंड का चुनाव जो है वो आप लगातार आप देख ही रहे हैं किस तरह से हेमंत सोरेन जेल से छूटे, जेल में रहते हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो चंपई सोरेन किस तरह से पाला बदले। देखिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रहा है। बीजेपी में तीन दो मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री ने कैंप किया हुआ है बहुत दिनों से। शिवराज सिंह चौहान भी लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री तो बहुत ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिस बयान से चर्चा में वो आ जाए। उसके अलावा उड़ीसा के जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनको भी लाके वहां उड़ीसा के करीब के जो बॉर्डर है पर जो झारखंड का ये है उसकी कोशिश हो रही है। मगर देखिए झारखंड का चुनाव जो होता है वहां के आदिवासियों को किस तरह बीजेपी अपने पाले में कर सकी, जो अभी तक नहीं कर पाई है। उन्होंने अर्जुन मुंडा को भी यूज किया, उन्होंने बहुत ऐसे बाबूलाल मरांडी को भी लाया, मगर वो चीज जो शिबू सोरेन के लिगेसी में जो चीज है वो नहीं प्राप्त कर रहे जिसकी चिंता बीजेपी को है। आपको मैं बताऊं कि चंपई सोरेन को इसीलिए लाया गया कि 81 सीट में 28 ऐसे सीट हैं
जिस पर जेएमएम का बहुत प्रभाव है। मान के चलिए कि 98% प्रभाव है उन कोल्हान के एरिया, कोल्हान और संथाल का जो एरिया है। तो तमाम कोशिशें हो रही हैं और बीजेपी का वहां कोई फेस नहीं है अभी तक। हालांकि उन्होंने चंपई सोरेन को लाया है, अब चंपई सोरेन को क्या बनाएंगे, किस तरह से चंपई सोरेन को फेस देंगे या बाबूलाल मरांडी फेस होंगे, ये सारी बातें अब शुरू होगी। मगर जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है झारखंड में, तो ये 5 जनवरी को कार्यकाल समाप्त होना था झारखंड के असेंबली का, 5 जनवरी, और अभी है नवंबर। नवंबर में जो चुनाव है, तो इस चुनाव को लेकर वहां विवाद हुआ है और झारखंड ने कहा है कि डेमोक्रेसी का मॉडल, और बीजेपी ने कहा है कि ये हेमंत सोरेन के डर का उदाहरण है कि वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मर्डर है और ये पहले चुनाव हो रहा है, क्योंकि अभी पूजा पाठ का समय है और यहाँ दशहरा तो खत्म हुआ, छठ है, दिवाली है, तमाम नवंबर में आते हैं। तो ये नवंबर में जो चुनाव है उसको लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक विरोध किया है। मगर उसने ये भी कहा है कि भाजपा घबराई हुई है और वैसे हेमंत सोरेन ने अपना काम कर दिया है। तो हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसी योजनाएं की, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। मगर मुझे लगता है कि झारखंड में चुनाव कराने का अभी 1 महीना और चल सकता था। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी और चाहता हूं। ये आप जो बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि बीजेपी शायद बहुत वो नहीं है, वहां पे सेफ नहीं मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं मानते, के पास नहीं। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो वहां पे एक तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर चंपई सोरेन को वो सीएम फेस के तौर पर आगे करते हैं तो उनकी कुछ मजबूत ताकत उनकी दिखाई दे सकती है। देखिए, चंपई सोरेन से बड़े फेस है बाबूलाल मरांडी, क्योंकि अच्छा। बाबूलाल मरांडी झारखंड में पहले चीफ मिनिस्टर हुए थे झारखंड का गठन होने के बाद, और उनको माना जाता है आदिवासी का नेता। चंपई सोरेन की हमेशा की राजनीति जो है वो गुरुजी शिबू सोरेन के पीठ के पीछे जो कंधा पकड़ के राजनीति की है, और उनका जो सरायकेला का एरिया है वो सरायकेला जीतना चाहते हैं। और मुझे जो लगता है कि भाजपा में आने के बाद उनकी बहू भी है सीता सोरेन, जो जामा से चुनाव लड़ती है, तो हाँ, 2 उनके फूट तो जी जी 2 बड़े बेटे फूट की पत्नी है बीजेपी जो। ने की है उनके परिवार में। चंपई सोरेन भाई के तुल्य है और सीता सोरेन उनकी बहू है। तो देखिए, ये करने का भी लोकसभा में वो जो फायदा था उनको पूरा नहीं मिल पाया बीजेपी को, जो चाह रहे थे कि सारी सीटों पर हम जीत दर्ज करें। तो कांग्रेस भी है, कांग्रेस बिहार से थोड़ी मजबूत है झारखंड में। जी, बिहार में भी वो वो दूसरे नंबर की पार्टी है वहां पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है वो। दूसरे नंबर की पार्टी है, मगर अकेले नहीं लड़ी है चुनाव। देखिए, दूसरे नंबर की पार्टी है तब भी जेएमएम के साथ चुनाव लड़ती है, वो उनको सीट आता है। देखिए, है वहां पर भी कांग्रेस माइंडेड लोग हैं और कांग्रेस का वहां पर गढ़ रहा है। मगर इन दिनों मैं देख रहा हूं कि जब तक हेमंत सोरेन है, तो हेमंत सोरेन या गुरुजी, तमाम आप देखिए, जैसे राबड़ी, जैसे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस बिहार में, उसी तरह हेमंत सोरेन और कांग्रेस झारखंड में। तो अभी देखिए, कांग्रेस भी उसके साथ रहेगी और मुझे लगता है कि बड़ी पार्टी के रूप में तो जेएमएम है, और जेएमएम जरूर अब तो उनका उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित है हेमंत सोरेन, और कल्पना सोरेन ने भी बहुत जबरदस्त जोर लगाई है। अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बहुत भीड़ जुटाई है, जिसमें कि पहले 1000 दिया जा रहा था उनको, कैबिनेट में 2500 किया गया है, और बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारे ये को हेमंत सोरेन ने कोशिश की है कि हम उसको पूरा कर ले। अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और नवंबर 13 और 20 को चुनाव है, और 6 तारीख को बिहार झारखंड में, 7 तारीख को आप मान के चले छठ दिवाली ये सब लेके 7 तारीख को खत्म होगा, 8 को लोग जाएंगे और 13 को चुनाव है। तो इसको लेके थोड़ा जेएमएम में आक्रोश है और अपोजिशन में भी आक्रोश है। मगर बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में जिस तरह का रिजल्ट हुआ है, अभी चुनाव करा दे तो उसका असर होगा।